इट एक्चुअली डिड नॉट अकर टू मी ऑल्सो कि क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है वो एग्रीकल्चर के ऊपर क्या हो सकता है, अंटिल आई वाज लाइक वर्किंग ऑन अ डॉक्यूमेंट्री जिसमें वी वर कवरिंग यूरोपियन यूनियन लेड इनिशिएटिव्स इन द नॉर्दर्न एरियाज, और वहाँ पर आई गॉट टू नो कि जो क्लाइमेट के चेंज होने की वजह से जो यील्ड प्रोडक्शन है उसके ऊपर किस तरह से चीज़ें मुतासिर हो रही हैं, एंड हाउ इट देन इफ़ेक्ट्स द लाइवलीहुड्स ऑफ मैनी पीपल जो इससे मुतासिर होते हैं। जो मिटिगेशन स्ट्रेटजीज़ भी बहुत सारी जो हम डिप्लॉय करने की कोशिश करते हैं उसमें भी शॉर्ट टर्म फिक्सेस तो मौजूद हैं, हो सकता है कि वो यील्ड प्रोडक्शन बेहतर कर दे के लिए, तो वो उसका भी नुकसान है, तो इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन हमारे पास मौजूद नहीं है टू इम्प्रूव द सर यील्ड। देखें, इसको हम कहते हैं मैल अडेप्टेशन। या हमने कोशिश की, वीट की पैदावार कम है, फूड सिक्योरिटी के कंसर्न्स हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन आया, नई वैरायटीज़ आई, मैक्सी पाक वैरायटीज़, फिर पाक 81 बन गई, और इस तरीके से हमारी जो यील्ड्स थी वो उनमें मैसिव बूस्ट आया, 3 to 5 टाइम्स बूस्ट आ गया। पहले हमारी पैदावार होती थी कोई 8 मान, 9 मान, 7 मान, आज से 40-50 साल पहले। जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो वो पैदावार चली गई 30-40 मान की, बहुत बड़ा है। लेकिन दिस ऑल एट्रीब्यूशन इज़ ड्यू टू यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स। ठीक है, हमने फर्टिलाइज़र डालना शुरू कर दिया, नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र, पोटाशिक फर्टिलाइज़र, फास्फोरस फर्टिलाइज़र्स। अब रिसर्च ये कहती है कि नॉन जुडिशियस यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र की वजह से हमारी पैदावार तो बढ़ी है, इसमें तो कोई शक नहीं है। वो इसलिए क्योंकि हमें ज़रूरत थी, हमारी आबादी तेज़ी के साथ बढ़ रही थी, लेकिन दीज हैव प्लेड एडवर्सली विद आवर सिस्टम। एग्रीकल्चर की जब हम बात करें तो 3 चीज़ें हमारे जहन में आती हैं। नंबर 1 फूड सिक्योरिटी, नंबर 2 आपकी जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स दैट यू ड्रॉ फ्रॉम एग्रीकल्चर, एंड द थर्ड वन इज़ द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स। एग्रीकल्चर वो फील्ड है जो कि ना सिर्फ क्लाइमेट चेंज से मुतासर होता है बल्कि क्लाइमेट चेंज को मुतासर भी करता है। ठीक है, जब हमने ये नाइट्रोजनस खादों का इस्तेमाल ज़्यादा कर दिया तो आइदर इट विल लीच डाउन, ज़मीन से होती हुई वाटर बॉडीज़ में जाएगी और वहाँ पे यूट्रोफिकेशन शुरू हो जाएगी, वो एलजी फंजाई और इस किस्म की चीज़ें शुरू हो जाएंगी। वी हैव पोल्यूटेड द सॉयल, वी हैव पोल्यूटेड द वाटर बॉडीज़, दैट्स वाई द वाटर इज़ नॉट फिट फॉर आवर ड्रिंकिंग। If it is not going into the soil, it volatilized into the air, nitrous oxide emissions. और नाइट्रस ऑक्साइड का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल इज 278 टाइम्स हायर देन कार्बन डाइऑक्साइड। राइट। मीथेन का 28 टाइम्स हायर है और इसका 278 टाइम्स हायर है, इसका जो कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ये जो चीज़ें हैं एग्रीकल्चर की, जो हमने पैदावार बढ़ाने के लिए जो यूज़ की थी, उनके नेगेटिव इम्पैक्ट आने शुरू हो गए। फिर वो हमारे कुछ, वो आप जिसे कह लें मिथ्स हैं, कुछ हमने सूडो किस्म की चीज़ें क्रिएट की हुई हैं, जैसे दब के वाते राज्य के खा, पंजाबी में बोलते हैं, मोर यू आर टिलिंग द सॉइल एंड मोर प्रोडक्टिव इट विल बी, बट यू नो by extensive cultivation of soil, you are not only adding into the soil particles into the air, but as well as the increase of the carbon dioxide that is deposited into the soil, it goes into the air. राइट। जो आपकी सेकंड, अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो जो आपका सेकंड मेजर सोर्स ऑफ एमिशन है वो सॉइल की मैनेजमेंट के साथ रिलेटेड है। इसलिए आपने कॉन्सेप्ट सुने होंगे, लीस्ट टिलेज के कॉन्सेप्ट है, ज़ीरो टिलेज का कॉन्सेप्ट है, कि सॉइल को लीस्ट डिस्टर्ब करें। क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट हो रही है एग्रीकल्चर की वजह से, उन चीज़ों को भी मिनिमाइज़ करने की कोशिश करें। तो मतलब आमतौर पे इसका प्रैक्टिस में हल क्या सोचा जाता है, या क्या मतलब व्हाट आर वी डूइंग टू कंट्रोल दिस होल थिंग? इट बिकम्स लाइक अ पैराडॉक्स, मतलब एक तरफ हमें यील्ड प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए बिकॉज हमारी बहुत सारे लोगों का लाइवलीहुड भी उसके साथ मुंसलिक है, बट एट द सेम टाइम
वी आर पोल्यूटिंग द एनवायरनमेंट एज वेल. तो इसका क्या सोल्यूशन, वे फॉरवर्ड क्या है इसके लिए? सर देखिए, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन. आपकी पॉपुलेशन की, एग्रीकल्चर ने ग्रोथ की है, वी मस्ट हैव टू एडमिट इट, लेकिन नॉट एट द पेस कि जिसके ऊपर आपकी पॉपुलेशन बढ़ी है या जिसके ऊपर आपकी ग़िज़ाई ज़रूरियात बढ़ी हैं. आपकी एग्रीकल्चर की ग्रोथ अगर 1.5%, 1.8% है, तो आपकी जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है वो 2.4% है. सेकेंडली, जो फूड की प्रेफरेंसेस हैं वो चेंज हो गई हैं. पहले लोगों को 2200-2300 कैलोरीज नहीं मिलती थी. आज पाकिस्तान का हर 7वां बंदा मोटा बंदा है, ओबीस है. ही इज़ टेकिंग कैलोरीज मोर दैन हिज नीड. लेकिन दिस डजंट मीन कि पाकिस्तान फूड सिक्योर है. पाकिस्तान इज़ स्टिल ए फूड इनसिक्योर कंट्री. पाकिस्तान का जो नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे है वो ये बताता है कि हमारी 37% पॉपुलेशन इज स्टिल फूड इनसिक्योर. एंड वी हैव माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज इन द चिल्ड्रन अंडर 5. आयरन की डेफिशिएंसी, जिंक की डेफिशिएंसी, वेस्टिंग के इश्यूज़ हैं, स्टंटिंग के इश्यूज़ हैं चिल्ड्रन के अंदर. तो जो फ्यूचर है हमारा, बच्चे जिसे हम कौम का मुस्तकबिल कहते हैं, इफ़ अगर उनकी कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज़ नहीं होंगी, हाउ दे विल बी एबल टू कम्पीट विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, दिस इज़ द थर्ड चैलेंज. एंड द फोर्थ चैलेंज इज़ द क्लाइमेट चेंज. चैलेंज सिर्फ यही नहीं है कि आपने जो है वो मुवाफ़क़त इख्तियार करनी है क्लाइमेट की वगैरह, इसके अगेंस्ट एग्रीकल्चर को प्रिपेयर करना है, अपनी यील्ड को कम नहीं होने देना बल्कि यील्ड को बढ़ाना है, सिस्टम के अंदर रेजिलियंस लेके आनी है. और ना सिर्फ ये कि जनाब आपने जो एग्रीकल्चर की इमिशंस हैं, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड लैंड यूज़ की, उनको कम करना है. जो असल चैलेंज ये है कि जो अभी तक आपने अडेप्टेशन की स्ट्रेटजीज़ आपने इख्तियार की हैं, जैसे कि चेंजिंग इन क्रॉपिंग विंडो है, या फर्टिलाइज़र और वाटर के एप्लीकेशन की अमाउंट की एडजस्टमेंट है, या सीड रेट की एडजस्टमेंट है, जिनको हम एग्रोनॉमिक मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़ कहते हैं. These are not going to work under the circumstances where we are thinking of increase in temperatures around 5 degree C. ये तो आधे 1 डिग्री तक की टेम्परेचर की जो चेंजेस हैं उनको फोरपियर कर सकते हैं. वी नीड टू इवॉल्व द ब्रीडिंग प्रोग्राम्स जो उस वक्त के तकाज़ों के लिए हों. एक वैरायटी को आपके फार्मर एंड तक आने में, टेक्नोलॉजी साइकिल के कंप्लीट होने में 15 से 20 साल लगते हैं. वैरायटी डेवलपमेंट, आल दो ये आजकल जेनेटिक इंजीनियरिंग और इस किस्म की चीज़ें आ गई हैं, तो जो वैरायटी पहले हम 10-12 साल में एक इवॉल्व करते थे, अब वो 3-4-5 साल में हो जाती है. लेकिन स्टिल एक लाइन को डेवलप करना, उसको अप्रूव करना, उसको फार्मर फील्ड को देना, एंड देन उसको फार्मर फील्ड में प्रॉपरली एम्बेड हो रही है, वो रिज़ल्ट दे रही है अगेंस्ट टेम्परेचर, अगेंस्ट आपकी मॉइस्चर, स्ट्रेस, इन चीज़ों के ऊपर. तो वो ऐसा ब्रीडिंग प्रोग्राम हमें लेके आने की ज़रूरत है जो हमारे कंट्री को प्रिपेयर करे कि आने वाले 20-30 सालों में इफ़ वी आर एंटिसिपेटिंग 2 to 3 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, उस वक्त ये एग्रोनॉमिक मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज विल नॉट वर्क. then you have to bring a significant change in your gene pool of different varieties, not only for crops but as well as for livestock. We were talking about like climate smart agriculture जो practices होती हैं, इसके बारे में कुछ बताएं. क्लाइमेट चेंज की वजह से एग्रीकल्चर मुतासर हो रही है और एग्रीकल्चर की वजह से क्लाइमेट चेंज भी हो रही है. सो व्हाट इज़ द विन विन सिचुएशन? विन विन सिचुएशन इज़ के ना तो आपकी पैदावार मुतासर हो, आपकी ग्रोइंग पॉपुलेशन को और ग्रोइंग प्रेफरेंसेस को देखते हुए, उनकी फ़ूड रिक्वायरमेंट को देखते हुए उनको फ़ूड मैसर हो, बल्कि जो क्लाइमेट चेंज की वजह से फ़ूड जो कम हो रही है, जो प्रोडक्टिविटी के ऊपर इम्पेक्ट्स आ रहे हैं, वो भी मिनिमाइज़ हो जाएं. और तीसरी जो चीज़ ये है कि जो एग्रीकल्चर से ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हो रही हैं वो भी कम हो जाएं. राइट. इंक्रीज़ भी बढ़े, अडेप्टेशन भी हो और मिटिगेशन भी हो, क्लाइमेट चेंज से एमिशंस भी ना हो. इट इज़ कॉल्ड एज क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर क्लाइमेट चेंज की
के अंदर कंट्रीब्यूट जो इस वक्त कर रही है उसको मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट तक मिनिमाइज कर लिया जाए, दैट इज़ कॉल्ड एज क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। जैसे मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूँ कि व्हेन वी ग्रो राइस, चावल लगाते हैं, तो वो हमारा एक पेट प्रोसीजर है गुजरावाला और एडजॉइनिंग एरियाज़ में, नारोवाल में, कि वो हम सॉइल को हैवीली प्रिपेयर करते हैं, जिसे हम पडलिंग बोलते हैं, फिर स्टैंडिंग वाटर में क्रॉप लगाते हैं, उसकी प्लांटेशन करते हैं, नर्सरी को उसके अंदर एम्बेड करते हैं। उस सारे प्रोसेस से एमिशंस होती हैं मीथेन की। अच्छा, वो मीथेन इज़ ए शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट, बट उसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल इज़ 28 टाइम्स हायर दैन कार्बन डाइऑक्साइड। आजकल कोशिशें कर रहे हैं, हमने बहुत इसके ऊपर काम किया है पिछले 3-4 साल के अंदर, क्योंकि इसका भी एक अच्छा खासा शेयर है। 8-9 मिलियन टन CO2 इक्विवेलेंट राइस एमिशंस मीथेन की हमारी हो रही हैं। तो क्या हम इसके ऊपर तदाबीर इख्तियार कर लेते हैं? इसको हम कहते हैं लो कार्बन राइस, कि या तो हम जो हर हफ्ते उसको पानी देते हैं वो एक हफ्ता उसमें से छोड़ दिया जाए। दिस इज़ ए मिथ। ये फार्मर के दरमियान मिथ है कि जनाब जितना पानी देंगे और ज़मीन को जितना हैवीली पडल्ड करेंगे उतनी उसके अंदर अरोमा आएगा, उतनी उसकी पैदावार कम हो जाएगी। इट्स जस्ट ए मिथ। साइंस हैज़ प्रूवन दैट, कि अगर आप अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग पे चले जाएंगे तो उससे आपकी 50% जो है वो आपकी मीथेन की गैसेज रिडक्शन हो जाएगी। इसी तरीके से आपकी लेबर जो है उसकी सेविंग हो जाएगी। आप ये कह रहे हैं कि जो राइस फील्ड्स होती हैं आमतौर पे उसमें पानी जो बहुत ज़्यादा दिया होता है, वो इज़ दैट अ मिथ कि उसकी ज़रूरत नहीं? यस, इट्स अ मिथ। इवन इन ड्राई सोइंग वी कैन डू ड्राई सोइंग इवन। अभी एक्सपेरिमेंटेशंस हमारी चल रही हैं इसके ऊपर भी, NARC PRC के साथ मिलके, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स के साथ मिलके, कि पाकिस्तान में इसकी एफिकेसी कहाँ पे है। एक तो इश्यूज़ हैं, वीड के इश्यूज़ हैं, जैसे हम ड्राई सोइंग में आते हैं कि वीड्स ज़्यादा निकल आती हैं। इफ़ वी अप्लाई सम गुड क्वालिटी वीडिसाइड्स जो उन वीड्स को किल कर दे, तो दैन देयर इज़ नो इशू। आपकी वाटर की भी सेविंग है और आपकी मीथेन गैसेज की भी, एमिशंस की भी सेविंग है। So this is the technology on which we are working on these, not only government but also many other development partners are supporting us on these issues. Right. इसी तरीके से जो हमारी अगर एग्रीकल्चर की इन्वेंट्री का मैं अगर आपको बताऊं, तो हमारी मोर और लेस बेस्ड ऑन द डाटा ऑफ 2018 वी आर having 223 million tons of CO2 equivalent emissions. उन 223 million tons में से जो 110 मिलियन टन CO2 इक्विवेलेंट एमिशंस हैं वो सिर्फ लाइव स्टॉक से हैं, जो उनकी एंटेरिक फर्मेंटेशन से आती हैं। दिस इज़ अगेन ए ह्यूज कंपोनेंट। हम ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त खोर होते जा रहे हैं, अगर आपने ये देखा होगा। और हमारा GDP में शेयर जो लाइव स्टॉक का वो एग्रीकल्चर से बहुत ज़्यादा है, जो क्रॉप सेक्टर है उससे 62-63% के ऊपर हम मौजूद हैं। तो देर आर आल्सो स्ट्रेटजीज, दो वी आर नॉट वर्किंग इन पाकिस्तान ऑन दीज थिंग, कि अगर उनकी राशनिंग जो है वो प्रॉपर कर दी जाए, कि दे शुड नॉट ओनली बी द ग्रास फैट बट आल्सो दे विल बी हैविंग सम मोलेसेस एंड दे विल बी हैविंग सम ऑयल सीड और लाइक दीज थिंग्स। तो वो इस किस्म की चीज़ों के साथ जो है आप मीथेन की इमिशंस हैं उससे कम कर सकते हैं। सो 3 सेगमेंट्स आई हैव एक्सप्लेन बिफोर यू। नंबर 1 इज़ द लाइव स्टॉक, जिसमें से मीथेन की एमिशंस होती हैं, और जो उससे मेन्योर मिलती है उस मेन्योर से भी एमिशंस होती हैं। सेकंड वन इज़ द मैनेजमेंट ऑफ द सॉइल, सॉइल की टेल, सॉइल में फर्टिलाइज़र का यूज़, दिस इज़ द सेकंड थिंग जो जिससे एमिशंस होती हैं। थर्ड वन इज़ द राइस। राइट, ठीक है। 110 मिलियन टन CO2 इक्विवेलेंट जो हैं वो आपकी एमिशंस मीथेन से हैं, कुछ 76 के ग्राउंड सॉइल से हैं, और 10 मिलियन टन तकरीबन जो हैं वो राइस से हैं। तो अगर आप ये देखें 186-200 मिलियन टन के करीब एमिशंस जो हैं वो क्लाइमेट इससे एग्रीकल्चर से हो रही हैं। अगर हम क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के कॉन्सेप्ट लेके आएँ, यानी कि मिथेनोजेनेसिस की प्रोसेस को कर्टेल कर दें राइस में से और लाइव स्टॉक में से, और इसी तरीके से जो राइट फर्टिलाइज़र यूज़ है उसको प्रमोट करें, यू कैन ड्रास्टिकली रिड्यूस दीज एमिशंस। राइट, एंड दिस इज़ ऑल अबाउट क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। इसमें ना सिर्फ आपकी एमिशन सेव हो रही हैं, बल्कि आपकी जो कॉस्ट है
उन मटेरियल्स की जो आप यूटिलाइज़ कर रहे हैं, जैसे फर्टिलाइज़र है या जो ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं आप उसकी, वो भी आपकी मिनिमाइज़ हो रही हैं, ओवरऑल सिस्टम की एफिशिएंसी भी बढ़ रही है। सो दिस इज़ अ गुड कॉन्सेप्ट, लेकिन अभी तक हमने पाकिस्तान में इसको कोई मैसिव स्केल के ऊपर को करने की कोशिश नहीं की है। वाटर इज़ अनदर थिंग इन ऑल दिस स्टोरी। हम आज तक फ्लडिंग के एस्पेक्ट के ऊपर लगे हुए हैं कि जी खाद को शुरू से खेत को पानी लगा दिया, पूरा फेल हो गया। पानी की रिक्वायरमेंट क्रॉप की इतनी नहीं है जितना हम पानी देते हैं। वी आर वेरी लग्जूरियस इन गिविंग द वाटर। लाइक आर यू रेफरिंग अगेन जो राइस प्रोडक्शन में या नॉट ओवरऑल जो आपकी कंजम्पटिव यूज़ ऑफ वाटर है वीट में, वो 280 300 मिलीमीटर के करीब है। हम उसका 3 गुना पानी देते हैं। अच्छा, अगर अगेन हम ये फ्रेश वाटर है, लाइक जो आई एम नॉट श्योर, मतलब ज़ाहिर है वो सॉइल में नीचे जाता है या आबी बुखारात बनता है, तो वो मे बी लाइक वो रिसाइकल तो होता है। दिस इज़ अनदर डिबेट कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है एक, वो उसी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का एक हिस्सा रहता है। ये दिस इज़ अनदर डिबेट। लेकिन द वे वी आर यूजिंग द वाटर और उसकी रिप्लेनिशमेंट नहीं है। रिप्लेनिशमेंट इसलिए नहीं मैं कह रहा कि देखें, आपका किसी दौर में 100% आज से 30 साल पहले जो था, 40 साल पहले, वो कैनाल वाटर के ऊपर आपकी सारी क्रॉप थी। फिर उसके बाद हमने मैकेनाइजेशन को प्रमोट किया, लोगों ने ट्यूबवेल्स लगाए। अब ट्यूबवेल से वाटर एक्सट्रैक्शन का जो शेयर है वो सरफेस वाटर से बढ़ गया है, जिसकी रिप्लेनिशमेंट नहीं हो रही। आप कितने वाटर टेबल्स जो हैं वाटर टेबल्स होते डाउन होते जा रहे हैं अच्छा, आपके। अच्छा। अब देखिए ना, आप या तो आप इंतहाई जब नीड हो उस वक्त पानी लगाएं, वाटर एक्सट्रैक्शन उस वक्त करें। पानी लगा रहे हैं, उससे पैदा क्या कर रहे हैं? चीनी, शुगर केन लगा रहे हैं जो वाटर रिक्वायरिंग क्रॉप है। हम शुगर बीट पे भी जा सकते हैं। हम अपने क्रॉपिंग जो पैटर्न है उसको सेट नहीं कर पाए आज तक। हमने अजीब तरह की एक एग्रीकल्चर की इकोनॉमी बनाई हुई है। ठीक है, हम वो राइस से, तो हम राइस इज़ आल्सो वाटर लविंग क्रॉप। राइस को हम एक्सपोर्ट करते हैं और हम कहते हैं जिससे एक्सपोर्ट अर्निंग हो रही है, शुगर केन से तो नहीं हो रही। तो वाई वी कांट वी स्विच टू द शुगर बीट टेक्नोलॉजीज विच इज़ रिक्वायर्स लेस अमाउंट ऑफ वाटर। फिर जिन चीज़ों को पानी नहीं चाहिए और जो ज़मीन की ज़रख़ेज़ी में इजाफा करती हैं, वो चीज़ें हम बाहर से मंगवा रहे हैं। जैसे कि पल्सेस, दालें जो हैं, अब इनके अंदर ये नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र्स के नोडूल्स होते हैं इनके नीचे जो है, जो आने वाली फसल को वो फर्टिलाइज़र देते हैं। अगर हम इनको अपने क्रॉपिंग सिस्टम के अंदर एंटर कर लें तो ना सिर्फ ये कि ये ज़मीन की ज़रख़ेज़ी में इजाफा करती हैं, बल्कि इनकी वाटर रिक्वायरमेंट भी कम होती है। तो अजीब सी, जैसे कि आपने वो पैराडॉक्सिकल सिचुएशन ये कहा, तो इट्स ए सॉर्ट ऑफ दैट। पिछले 30-40 सालों से मैं ये डिबेट सुन रहा हूँ कि आवर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पैटर्न्स आर नॉट अलाइंड विद एग्रीकल्चर रिलेटेड रिसोर्सेज वी हैव, आइदर इन टर्म्स ऑफ लैंड or in terms of water. I mean, we are a water scarce country, but our crops are water luxurious. We are entering into the virtual water trade. यहाँ से पानी बाहर के मुल्कों में क्रॉप चले जाती है, वर्चुअली वाटर उन कंट्रीज़ को चला जाता है। तो हमें क्रॉपिंग कैलेंडर को भी देखना है, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए सॉइल की एफिकेसी को भी देखना है टू प्रोड्यूस द यील्ड्स। तो इसलिए जब तक सॉइल को आप एग्जॉस्टिव से रेस्टोरेटिव मोड में नहीं लेके आएंगे, तो उस वक्त तक आपकी जो सॉइल की इनहेरेंट कैपेबिलिटीज़ हैं जो प्रोड्यूस करने की, वो कम से कम होती चले जाएंगी। जैसे अल्लाह ताला ने इंसान के लिए टाइम रखा है ना कि 8 घंटे काम करने हैं, 8 घंटे नींद है, तो अगर हमारी हर क्रॉप ही एग्जॉस्टिव होगी तो सॉइल का जो पोटेंशियल है फॉर प्रोवाइडिंग द यील्ड्स वो कम होता चला जाएगा। सो एग्रीकल्चर ऑलवेज रिकमेंड्स कि जी आपकी एग्जॉस्टिव क्रॉप शुड बी फॉलोड बाय ए रेस्टोरेटिव क्रॉप। तो इस तरीके का क्रॉप कैलेंडर लेके आएँ, डाइवर्सिफिकेशन हो जिसके अंदर मल्टीपल क्रॉप्स हो। हमारी इकोनॉमी तो सिर्फ 5 क्रॉप्स के गिर्द घूमती है। व्हाट यू आर सेइंग इसके जो अगर फॉर एग्जांपल जो आमतौर पर प्रैक्टिस होती है कि अगर हम गंदम लगा रहे हैं तो हम गंदम ही लगाते जा रहे हैं उसके ऊपर, या अगर राइस लगा रहे हैं तो राइस ही लगाते जा रहे हैं, तो क्या उसमें डाइवर्सिटी लेके आनी चाहिए, मतलब जो डिफरेंट किस्म की फसल है उसको उगाना चाहिए?
ओके, Yes. सो दैट सॉर्ट ऑफ लाइक जो फसल सॉरी जो मिट्टी की जरखेज़ी होती है, क्या उसको इम्प्रूव करती है वो चीज़? यस, जैसे मैंने अच्छा। आपको बोला ना कि ये जितनी आपकी पल्सेस हैं या ऑयल सीड क्रॉप्स हैं, दे हैव नोडूल्स इन द रूट्स जोन। राइट। जो आपकी रूट्स हैं उसके साथ नोडूल्स लगे होते हैं, हाँ, दैट हाँ, आर हाँ, फर्टिलाइजर रिड्यूसिंग एलिमेंट है। राइट। तो आपकी नेक्स्ट क्रॉप की जो फर्टिलाइज़र की नीड्स होंगी वो कम हो जाएंगी आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र की, तो ज़मीन के अंदर फर्टिलाइज़र आपको ऑलरेडी मिल जाएगी, ओके, सो आपको फिर एडिशनल फर्टिलाइज़र उसके लिए यूज़ कम देनी पड़ेगी, ओके। कम देनी पड़ेगी। और अगर एडिशनल फर्टिलाइज़र आप नहीं दे रहे हैं तो फिर इसका मतलब है कि वो फिर क्लाइमेट के लिए भी ज़ाहिर है, इन अ वे दैट विल बी हेल्पफुल। सो आई होप लाइक जो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं ये आई होप वी गेट टू इम्प्लीमेंट देम, एंड आई एम श्योर लाइक यू आर एट द फोर फ्रंट ऑफ दिस।